हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है अस्टील बर्थ। अस्टील बर्थ होता क्या है? तो बेबी का जब डेथ ये पेट के अंदर हो जाए, मतलब कि डिलीवरी से पहले बेबी का डेथ हो जाए, उसे हम अस्टील बर्थ कहते हैं। तो अस्टील बर्थ और मिसकैरेज इन दोनों में भी डिफरेंस है, क्योंकि आप कह सकते हैं मिसकैरेज भी तो डिलीवरी से पहले ही होता है। तो हाँ, अगर डिलीवरी ये जो बेबी का डेथ है वो 20 वीक ऑफ गेस्टेशन एज से पहले हो तो उसको हम मिसकैरेज या एबॉर्शन कहते हैं। और अगर 20 वीक के बाद हो, डिलीवरी से पहले तक, माने बच्चा जन्म लेने से पहले तक अगर वो मर जाए या उसका डेथ हो जाए तो उसको हम स्टील बर्थ कहते हैं। और दोनों को कॉमन नाम क्या दिया गया है? प्रेगनेंसी लॉस। ठीक है। ये जो कंडीशन होता है ना, माँ के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है। इसलिए क्या करवाना पड़ता है? पहले माँ की मंजूरी करवानी पड़ती है, उसके बाद उनको साइकोलॉजिकली तैयार करना पड़ता है, क्योंकि पोस्टपार्टम ये स्ट्रेस होने का खतरा होता है। ठीक है। अब ये जो स्टील बर्थ है ना, ये भी डिवाइड हुआ है अर्ली और लेट में। ये अलग अलग क्राइटेरिया के अनुसार डिवाइड होगा। कुछ हैं जो अर्ली, अभी आगे पढ़ने को मिलेगा, तो 20 वीक को अर्ली कहे हैं, फिर 20 से 27 वीक को इंटरमीडिएट, और 28 वीक के बाद 36 वीक तक ये लेट। लेकिन कुछ कहे हैं कि अर्ली को 20 से 27 वीक। ये क्राइटेरिया डिपेंड करता है कि कैसे ले रहे हैं। अगर 20 वीक से पहले आप ले रहे हैं मिसकैरेज, तब अर्ली स्टील बर्थ क्या हो जाएगा? 20 वीक से 27 वीक ऑफ गेस्टेशन एज। और अगर आप मिसकैरेज को आप नहीं ले रहे हैं, तो अगर अर्ली स्टील बर्थ कह रहे हैं, तब हो जाएगा लेस देन 20 वीक, फिर 20 से 27 वीक, और फिर 28 वीक से 38 वीक। ठीक है। और उसके बाद टर्म स्टील बर्थ कब होता है? टर्म स्टील बर्थ जब जो बेबी का डेथ होता है 37 वीक के बाद हो, तब उसको कहते हैं टर्म स्टील बर्थ। ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं? तो जो मेजर कॉज है वो चाइल्ड बर्थ कॉम्प्लिकेशन, पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी, मैटरनल इन्फेक्शन लाइक मलेरिया, साइफिलिस, HIV, मैटरनल डिसऑर्डर लाइक हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, डायबिटीज। मतलब कि ये सब पहले नहीं था, एकाएक ये गेस्टेशन पीरियड के दौरान आ गया। फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, कोजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज, प्लासेंटल एबनॉर्मलिटीज, एम्बिलिकल कोड एबनॉर्मलिटीज, ये सब के कारण मेरे लिए स्टील बर्थ हो सकता है। ठीक है। स्टील बर्थ का और भी नाम है, जैसे इसको कहा जाता है इंट्रा यूट्राइन फीटल डिमीज, मतलब कि इंट्रा यूट्राइन UTERIN यूट्राइन फीटल डिमाइस, या इसको इंट्रा यूट्राइन डेथ भी कहते हैं। अगर ये 20 वीक से पहले होगा तो क्या कहलाएगा? मिसकैरेज कहलाएगा। और 20 वीक के बाद होगा तो स्टील बर्थ कहलाएगा। कंडीशन तो बता दिए, एक्सीडेंट, स्ट्रेस, स्ट्रक्चर बर्थ डिफेक्ट, उसके बाद क्रोमोजोमल डिफेक्ट, ये सब मेनली होता है। तो हम ये देखते कैसे हैं? तो CTG, डॉपलर, ग्रोथ स्कैन, ये सब से हम इवेलुएट करते हैं। देखते हैं कहीं शुगर तो ज़्यादा नहीं हुआ है, डायबिटीज़ तो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है, ब्लड शुगर, स्ट्रेस और एक्सीडेंट तो नहीं है। ये सब मेनली कंडीशन चेक किया जाता है। चलिए अब आते हैं स्टील बर्थ, PPT से पढ़ते हैं। स्टील बर्थ देखिए, पहले एक टर्म आपको समझने को मिलेगा, फीटल मॉर्टेलिटी। फीटल मॉर्टेलिटी क्या है? जब फीटस का डेथ इंट्रा यूट्राइन में हो जाए, मतलब कि यूट्रस के अंदर हो जाए। कौन सा गेस्टेशन एज में हो रहा है इससे मतलब नहीं है, सिर्फ फीटस का डेथ यूट्रस के अंदर हो जाए उसको हम कहते हैं फीटल मॉर्टेलिटी। ठीक है। तो अगर इसका सिंपल डिफिनीशन देखें तो इसका है कि डेथ प्रायर टू कंप्लीट एक्सपल्सन,
बेबी के बाहर निकलने से, फीटस के बाहर निकलने से पहले क्या हो जाना चाहिए? डेथ हो जाना चाहिए। अब डेथ का इंडिकेशन क्या है? तो एक बार जब बेबी बाहर निकला है, सॉरी फीटस बाहर निकला है, तो वो ब्रीथ नहीं कर रहा है, कोई एविडेंस अदर एविडेंस नहीं कर रहा है लाइफ होने का, जैसे कि हार्ट बीट नहीं है, अम्बिलिकल कोड में पल्सेशन नहीं होना चाहिए, वॉलेंट्री मसल जो मूवमेंट होता है वो नहीं होना चाहिए। और आपको ये समझना होगा कि हार्ट बीट बेबी का और ट्रांसिएंट कार्डिक कॉन्ट्रैक्शन दोनों डिफरेंस है। रेस्पिरेटरी रेट देखना है। तो ये सब मेनली पता चलता है कि फीटल डेथ है कि नहीं है। अगर 20 वीक से पहले हो जाए और वेट 500 ग्राम से कम रहे तो उसको हम मिसकैरेज या एबॉर्शन कहते हैं। ये मेनली 16 वीक पे ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो फीटल मोर्टेलिटी है उसको डिवाइड किया गया है 3 पीरियड में। ठीक है, अर्ली, इंटरमीडिएट और लेट। अर्ली में क्या होगा? 20 वीक से पहले, जिसको हम मिसकैरेज कहते हैं। इंटरमीडिएट 20 से 27 वीक, जिसको हम क्या कहते हैं? स्टिल बर्थ। और 28 वीक के बाद को हम कहेंगे लेट। इसको मेनली इंट्रायूटेराइन डेथ कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि फीटल डेथ जो है वो मेनली 28 वीक के बाद डिक्लाइन हो जाता है। ज़्यादा चांसेस कब होते हैं? तो ज़्यादा चांसेस अर्ली में होते हैं, 75% अप्रॉक्स। ठीक है, और 20 to 27 वीक में इंटरमीडिएट में मेनली ज़्यादा नहीं देखने को मिलता है। ज़्यादा कब देखने को मिलता है? अर्ली में, नहीं तो फिर लेट में। अब यहाँ पर क्या कह रहा है? अगर जन्म लेने के बाद अगर डेथ हुआ तो उसको हम इन्फेंट डेथ कहते हैं। जन्म लेने से पहले डेथ हुआ उसको हम फीटल डेथ कहते हैं। तब फीटल डेथ में 20 से 27 वीक में कितने % मिले हैं? 25.2%। और 28 वीक और उसके बाद 24.9%। ठीक है, और जब बच्चा पैदा हो गया तब तो वो इन्फेंट हो गया। तो जन्म लेने के 28 वीक के अंदर हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? कितना परसेंटेज है उसका? 33 to 8%। और जन्म 28 दिन से 1 साल के बीच होगा तो उसके चांसेस 16% है। तो इस तरह से डेथ को डिवाइड किया गया है फीटल डेथ और इन्फेंट डेथ में। जो स्टिल बर्थ है वो फीटल डेथ को कहते हैं। ठीक है, अब डिफिनीशन ऑफ फीटल मोर्टेलिटी ऑलरेडी बता दिया मैंने। क्राइटेरिया क्या है? तो क्राइटेरिया मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, 3 क्राइटेरिया होता है। ठीक है, अब कॉजेज क्या है स्टिल बर्थ का? तो सर्वे हुआ, रिसर्च हुआ 512 मदर पे, तो पता चला कि कॉजेज क्या हैं। मेनली ऑब्स्टेट्रिकल कॉम्प्लिकेशन सबसे ज़्यादा परसेंटेज 29%, जिसमें अब्रूशन देखा गया, प्लासेंटा अलग हो गया। मल्टी फीटल गेस्टेशन मतलब कि उतरस में ट्विंस हैं, ये सब देखा गया। रप्चर मेम्ब्रेन में रप्चर देखा गया। फीटल एबनॉर्मलिटीज सेकेंड लार्जेस्ट कॉज है 24%। यूटेरो प्लासेंटल इंसफिशियंसी मतलब कि अच्छा से प्लासेंटा और यूटरस का डेवलपमेंट नहीं हो पाया, डेवलपमेंट भी हो गया तो प्लासेंटा क्या हो गया? सही से बन नहीं पाया। मैटरनल वेस्कुलर डिसऑर्डर, ठीक है, जैसे कि सही से ब्लड बच्चे तक जितना पहुंचना चाहिए उतना पहुंच नहीं पा रहा है, या तो अम्बिलिकल कॉर्ड क्या हो गया? टाइटली कॉइल्ड हो गया है, ये सब के कारण। ये थर्ड कॉज क्या है? फीटल मेल फॉर्मेशन 40% चांसेस है। इसमें स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटीज और जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज देखा जाता है। फिर मैटरनल इन्फेक्शन 13% चांस है। इसमें इन्फेक्शन फीटस को भी हो सकता है और ये प्लासेंटा को भी हो सकता है। अम्बिलिकल कॉर्ड एबनॉर्मलिटीज प्रोलैप्स हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, थ्रोम्बोसिस हो गया, ये सब इसमें देखा जाता है। हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर जैसे कि प्री एक्लैम्सिया, क्रोनिक हाइपरटेंशन। मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस डायबिटीज, एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम, और बाकी 24% क्या है? अभी तक अननोन है। ठीक है,
यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो है ना डेथ को कॉजेज को, उसको भी मेनली बांटा गया है प्रोबेबल, पॉसिबल, क्या क्या में बांटा गया है, 3 क्राइटेरिया में, PROBABLE, प्रोबेबल, पॉसिबल, प्रोबेबल कॉज और पॉसिबल कॉज में। और पॉसिबल कॉज को अननोन कॉज भी कहा जाता है। प्रोबेबल कॉज क्या है, जैसे कि डायबिटीज, जैसे फीटस को क्या हो गया है, डायबिटिक एम्ब्रायोपैथी हो गया है, जो लीथल एनोमेलीज है, मदर को ऑलरेडी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होया हुआ है। पॉसिबल कॉज क्या है, जैसे मदर को क्या है, पुअर ग्लाइसेमिक कंट्रोल है, ले और क्या है, फीटल एबनॉर्मल ग्रोथ हो रहा है, ये पॉसिबल कॉज है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और एक जिसमें दोनों हो, प्रोबेबल और पॉसिबल दोनों कॉज हो। अब आते हैं रिस्क फैक्टर में। मेनली प्री टर्म बेबी, प्री टर्म डिलीवरी, अर्ली समय मतलब कि टीनेज में क्या हो जाना, प्रेग्नेंट हो जाना, एडवांस एज में प्रेग्नेंट हो जाना, अफ्रीकन अमेरिकन रेस, स्मोकिंग, इलीट ड्रग का यूज करना, मैटरनल मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि ओवर डायबिटीज, क्रोनिक हाइपरटेंशन, नली पड़ती पहला बर्थ है, ओबेसिटी, स्ट्रेस, ये सब मेनली रिस्क फैक्टर होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं, यहाँ पर रिस्क फैक्टर लिखा हुआ है। और प्रेगनेंसी में मेनली क्या देखने को मिलता है, ये सब रिस्क फैक्टर हैं। ठीक है, ये मैटरनल एज, ओबेसिटी में कितने, अगर BMI 30 से ज़्यादा रहे तो रिस्क फैक्टर कितना है, 13 to 18। ठीक है, ये ऐसे रिस्क फैक्टर दिया हुआ है। माँ का एज, उसके बाद ब्लैक वुमेन, मल्टी फीटल गेस्टेशन, अगर ट्विंस है, ट्रिपलेट है तो सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसके बाद पहले से फैमिली हिस्ट्री में स्टिल बर्थ दिखा है, पहले इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रेट दिख चुका है, ये टीनेज में शादी हो गया, तो ये सब मेनली रिस्क फैक्टर होते हैं। हम इवालुएशन कैसे करेंगे कि ये रिस्क फैक्टर होया हुआ है, मेनली डिटरमाइन करेंगे कॉज ऑफ डेथ को। तो पहले जो हुआ है वो उसको देखेंगे, उसके बाद एश्योर करेंगे कि जो माँ है वो गिल्ट में तो नहीं है। उसके बाद हम ये सही काउंसलिंग देंगे माँ को कि आप स्ट्रेस नहीं लीजिए, अब जो होना था हो गया, इस तरह से काउंसलिंग किया जाएगा। उसके बाद थेरेपी को प्रमोट किया जाता है। ठीक है, आइडेंटिफाई किया जाता है कि इनहेरिटेड सिंड्रोम है या क्या है, ताकि ये जो अगला बच्चा है उसमें हम प्रिकॉशंस कर सकें। तो चलिए, इसमें ये एल्गोरिदम दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फीटस और प्लासेंटा को इंस्पेक्ट करते हैं, देखते हैं फीटस का वेट, हेड सरकमफेरेंस, लेंथ ऑफ फीटस, वेट ऑफ प्लासेंटा देखते हैं, फोटोग्राफ देखते हैं फीटस और प्लासेंटा का, फ्रंटल और प्रोफाइल फोटोग्राफ देखते हैं, होल बॉडी, फेस, एक्सट्रीमिटीज, पाल्म और एनी एबनॉर्मलिटीज़ का, और देखते हैं कोई फाइंडिंग या एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम पेरेंट्स से कंसेंट लेते हैं। कंसेंट लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है साइटोलॉजिक स्पेसिमेन के लिए। उसके बाद हम ऑब्टेन करते हैं ऑब्टेन करेंगे साइटोलॉजिक स्पेसिमेन। अब ये साइटोलॉजिक होता क्या है, तो इसमें हम सिंगल सेल टाइप का क्या करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, जो मेनली फ्लूइड में पाया जाता है। ये जो साइटोलॉजी होता है ये कैंसर के स्क्रीनिंग के लिए, फीटल एबनॉर्मलिटीज़ के स्क्रीनिंग के लिए, पाप स्मीयर के लिए और इन्फेक्शस ऑर्गेनिज्म को डायग्नोसिस करने के लिए किया जाता है। ठीक है, और ये जो स्पेसिमेन लेंगे ये मेनली स्टेराइल टेक्निक से लेंगे, जिसमें कोई भी बैक्टीरिया वायरस ना हो। अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या एक्सेप्टेबल साइटोलॉजिक स्पेसिमेन है। ये जो एमनियोटिक फ्लूइड से ऑब्टेन करेंगे, कैसे करेंगे, एमनियोसिंथेसिस के द्वारा, और कब, जब पता चलेगा प्रीटर्म डायग्नोसिस हुआ है डिमाइस का। ठीक है, उसके बाद प्लासेंटा ब्लॉक हो रहा है तो
गॉड में मेनली कहाँ से लेंगे, जहाँ पर फिक्स नहीं है प्लासेंटा वहाँ से लेंगे। तीसरा अम्बिलिकल कोर्ड सेगमेंट से लेंगे 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। चौथा इंटरनल फीटल टिश्यू स्पेसिमेन से लेंगे, जैसे कि कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन और पतेला से लेंगे। उसके बाद प्लेस स्पेसिमेन, जो स्पेसिमेन ले लिए मान ली यहाँ से, तो इसको क्या करेंगे, स्टेराइल टिश्यू कल्चर मीडियम में डालेंगे और इसके साथ साथ लेसरेटेड लिंगल सॉल्यूशन में डालेंगे इसको, और इसको रूम टेम्परेचर पे रखेंगे, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट कर देंगे साइटोलॉजी के लिए, कहाँ पे, तो लेबोरेटरी में। उसके बाद मान लीजिए कि हमें ये साइटोलॉजी मिल गया, तो उसके बाद क्या करेंगे, पेरेंट का कंसेंट लेंगे ताकि फीटल का ऑटोप्सी करवा सके। फीटल ऑटोप्सी और प्लासेंटा पैथोलॉजी में मेनली फीटल होल बॉडी एक्सरे किया जाता है। अगर कंसेंट नहीं मिला ऑटोप्सी के लिए तो प्लासेंटा को सिर्फ भेजेंगे पैथोलॉजी के लिए, ठीक है। साइकोलॉजिकल एक्सेप्ट, अब माँ पूरा फैमिली एक नए बच्चे का प्रिपरेशन कर रहा है, आएगा तो एकाएक क्या होता है, जब पता चलता है कि बच्चा मरा हुआ है, तो ये एक तरह से माँ के लिए और उनकी फैमिली के लिए ट्रॉमा हो जाता है। साइकोलॉजिकल एक्सेप्ट, देखिए जैसे कि आपको पता है जब नया बच्चा आने वाला रहता है तो घर में पूरा चहल पहल मच जाती है, माँ पूरी खुश होती है, लेकिन एकाएक जब पता चले कि बच्चा मरा हुआ है तो एक तरह का ट्रॉमा हो जाता है पेरेंट्स के लिए और उनकी फैमिली के लिए। लेकिन ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट माँ को डालता है, इसके कारण पोस्ट ट्रॉमेटिक ये स्ट्रेस हो सकता है माँ को, इसलिए मेनली इंटरवल दिया जाता है मोर देन 24 आवर का। अगर डायग्नोसिस हो जाए तो माँ को मेनली पहले स्ट्रेस फ्री किया जाता है, साइकोलॉजिकली उन्हें मोटिवेट किया जाता है, उसके बाद लेबर इंडक्शन किया जाता है। तो मेनली जब पता चल जाए कि फीटल डेथ हो गया है, और लेबर इंडक्शन में मेनली 24 आवर से ज़्यादा का इंटरवल रखा जाता है। उसके नॉट सीइंग हर इन्फेंट फॉर एज लॉन्ग एज सी डिजायर, उन्हें तो साइकोलॉजिकल होगा ना प्रॉब्लम, क्योंकि वो कहाँ बच्चे को देखने की सोच रहे थे और वो अब देख नहीं पाएंगे, ठीक है। उसके बाद पुअर कम्युनिकेशन के कारण क्या हो सकता है, साइकोलॉजिकल एक्सेप्ट हो सकता है। जैसे कि इंडिया में क्या होता है, फैमिली लोग ब्लेम करती है, ज़रूर इसी ने कुछ गलती किया होगा, ये सब, तो ये सब के कारण भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। पेरीनेटल बेरीवमेंट केयर, जैसे कि जो माँ है वो जब जानती है कि वो प्रेग्नेंट होने वाली है, उस समय से लेकर उसके साथ अपने बेबी के साथ सपने देखती है, टाइम बिताती है, उसके लिए सामान खरीदती है, फोटोग्राफ्स रखती है, जैसे एक्सरे समय सोनोग्राफी करवाती है। तो ये सब क्या होता है, मेनली ये सब उनको और ज़्यादा स्ट्रेस में डालता है। तो मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे, सबसे पहले मैनेजमेंट की फर्दर ना आए तो उनको जब भी प्रेगनेंसी कंसीव करें वो डॉक्टर को कहें कि मेरे साथ पहले एक बार ऐसे हो चुका है, इसलिए वो स्टार्टिंग से जितना विजिट होगा डॉक्टर के पास वो करें, ठीक है। इनिशियल प्रीनेटल विजिट में क्या करना पड़ेगा, उनको डिटेल मेडिकल और ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री देना पड़ेगा। उसके बाद उन्हें बताना पड़ेगा कि पहले से ही स्टील बर्थ हो चुका है तो डिटर्मिनेशन ऑफ रिकरेंस रिस्क ज़्यादा है, इसलिए कॉम्प्लिकेशंस देखेंगे कि किस कारण हुआ है। अगर स्मोकिंग कर रही हैं वुमेन तो वो छोड़ना पड़ेगा। अगर मोटी वुमेन है तो कंसीव करने के पहले वेट लॉस करने के लिए कहा जाएगा। जेनेटिक काउंसलिंग किया जाएगा कि फैमिली में कहीं जेनेटिक कोई ये तो चलते नहीं आ रहा है। डायबिटीज़ का स्क्रीनिंग किया जाएगा, थ्रोम्बोफिलिया स्क्रीनिंग किया जाएगा अगर हिस्ट्री में है तभी। उसके बाद सपोर्ट करेंगे, उनको रीएश्योर करेंगे। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में डेटिंग सोनोग्राफी करेंगे। फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीन में प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन ए, एचसीजी और न्यूट्रल ट्रांसफुलेंसी देखेंगे। सपोर्ट और रीएश्योर करेंगे कि नर्वस नहीं हुई है, इस पर सब कुछ सही होगा। सेकेंड ट्राइमेस्टर में फीटल सोनोग्राफिक एनाटोमिकल सर्वे करेंगे 18 से 20 वीक ऑफ गेस्टेशन में। मैटरनल सीरम स्क्रीनिंग करवाएंगे जिसको हम क्वाड्रुपल टेस्ट कहते हैं। इसमें सिंगल मार्कर अल्फा फेटोप्रोटीन भी किया जाता है। पॉसिबल हो तो यूटेराइन आर्टरी डॉपलर स्टडी करेंगे 22 से 24 वीक ऑफ गेस्टेशन में।
सपोर्ट और रीएश्योर करेंगे। अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी सही है तो थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या करेंगे, तो फीटल ग्रोथ का रिस्ट्रिक्शन देखेंगे। 28 वीक्स से स्टार्ट होता है मेनली सोनोग्राफिक स्क्रीनिंग के थ्रू, किक काउंट करेंगे स्टार्टिंग 28 वीक में। उसके बाद फीटल मूवमेंट भी देखते रहेंगे कि कहीं फीटल मूवमेंट है हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो वूमेन को मेनली पता चल जाता है। एंटीपार्टम फीटल सर्विलेंस देखेंगे जो 32 वीक से स्टार्ट होगा, सपोर्ट और रीएश्योर करेंगे। और अगर जैसे कि प्रेग्नेंट मूवी हो गई है, 28 वीक के बाद हो गया फीटल मूवमेंट, अगर पता नहीं चल रहा है या ब्लीडिंग आ रहा है या पानी आ रहा है वेजाइना के थ्रू, तो डॉक्टर से कंसल्ट करने में हिचकिचाएं नहीं, क्योंकि घर पे रहने से कोई फ़ायदा तो होगा नहीं। इसलिए अच्छा है कि आप डॉक्टर के पास जाइए और उन्हें बताइए ताकि वो देखें कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आया है। डिलीवरी मेनली 39 वीक पे होता है इलेक्टिव इंडक्शन। अगर उससे पहले हो तो हम फीटल लंग मैच्योरिटी के बारे में ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर ये कोई प्रॉब्लम है तो हम मेडिकेशन देंगे, ठीक है। चेंजेज इन स्टील बर्थ रेट बहुत कम है, 39 वीक रूल किया गया है ताकि हम ये प्रिवेंट कर सकें नॉन मेडिकली स्टील बर्थ को, ठीक है। अब समरी के अनुसार क्या है, तो इम्प्लांटेशन मेनली 39 वीक रूल पे चलता है, जो रिड्यूस किया है स्टील बर्थ को बिफोर 39 वीक ऑफ गेस्टेशन, ठीक है।